देवभूमि डायलॉग ने कल बड़ा खुलासा किया था। जिस तरह के UKSSC के पूर्व सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए थे कार्यप्रणाली को लेकर और जिस तरह से धांधली हुई थी भर्तियों में, और आज फिर UKSSC जो है वो BPDO भर्ती घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। STF 20 लोगों को दबोच चुकी है। इससे यह अंदाजा तो लग रहा है कि बड़े पैमाने पर जो पेपर है वो लीक हुआ है, धांधली हुई है, और इसमें कुछ ऐसे लोगों का नाम भी आ रहा है जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जगहों का नाम भी आ रहा है जहां से बड़े पैमाने पर लोग चयनित हुए हैं। दो तरह से चयनित हो सकते हैं। अगर वो मेहनत से चयनित हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पैसे देकर नकल करके लीक पेपर से पारित हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। बहरहाल STF लगातार इस तरह के लोगों को दबोचने में लगी हुई है, लेकिन कल जो खुलासा हुआ है उसने कई मामलों में कुछ सवाल हमारे हुक्मरानों के लिए खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या हमने भर्तियों में होने वाले घोटाले को एक सामान्य प्रक्रिया मान लिया था? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ हमने निर्णायक होकर फैसले नहीं लिए थे? क्या पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव था, इसलिए पुलिस इस तरह के मामलों को कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाई? क्या भॉरिस फर्टी घोटाले को लेकर जिस हाकम सिंह रावत का नाम मैंगलोर थाने में दर्ज था FIR में, उसका नाम आखिरकार कैसे हटा दिया गया और किसके दबाव में हटा दिया गया? आखिर कैसे यह मामला हाई कोर्ट में नहीं खड़ा हो पाया और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया? और जब SIT ने यह स्पष्ट तौर पे कहा था कि 40 से ज्यादा लोगों ने ब्लूटूथ से नकल की है। हाकम सिंह का हाकिम कौन है, यह हम लगातार पूछ रहे हैं। मनी ट्रेल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए लिख दिया गया है कि ED इस मनी ट्रेल की जांच करेगी, लेकिन कल जो खुलासा हुआ है उसी पर हम बात करने के लिए मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पर दो खास मेहमान जुड़े हैं। शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल से और बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस भर्ती घोटाले को सामने लाने में। लेकिन मैं आज उत्तराखंड के लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। स्पीक अप उत्तराखंड, अपनी आवाज उठाओ, बोलना शुरू करो। घर में चुप बैठ के काम नहीं चलेगा। यह आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। मैंने आज ही अपने सोशल मीडिया में लिखा है, अगर ईमानदारी से भर्तियां जो हुई हैं उसकी धांधली का पर्दाफाश हो गया तो भूचाल आ जाएगा। न जाने कितने राजनेता, कितने ब्यूरोक्रेट जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, केवल 3-4 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर आज चुप रहे तो आपके उत्तराखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हम अपने उत्तराखंडियों को बाहर मजबूर करते हैं नौकरी में जाने के लिए, क्योंकि उनके नाम की नौकरियां यहां पैसे और पहुंच की भेंट चढ़ जाती है और हम सब लोग चुपचाप देखते हैं। ना राजनेता गंभीर है, ना ब्यूरोक्रेट गंभीर है। यह लड़ाई आपकी है, इसलिए जनता जनार्दन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यह लड़ाई आपको लड़नी होगी। अगर आपने यह लड़ाई नहीं लड़ी तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, गांधीवादी तरीके से जो संविधान ने आपको जो ताकत दी है उस ताकत का इस्तेमाल करिए। स्पीक अप उत्तराखंड, मैं बार बार कह रहा हूं, स्पीक अप, अपनी आवाज उठाओ। मैं आज एक WhatsApp नंबर भी जारी करने वाला हूं, आप अपनी आवाज उठा के देवभूमि डायलॉग में भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देवभूमि डायलॉग के मन से हम आपकी आवाज उठाएंगे। और मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड को हम कलंकित होने से बचा सकें, ऐसे ब्लैक शिप को हम पकड़कर जेल भिजवा सकें। जो लोग आज सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो लोग आज सचिवालय, विधानसभा, न जाने कितने विभागों में अपने पैसे और पहुंच के दम पर बैठे हैं, वो लोग आज तिल तिल हमारे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं और उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ, बिना भाई भतीजावाद देखकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक जंग लड़नी पड़ेगी। और यह मैं नहीं कह रहा, लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता का आह्वान करते हैं कि आइए मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ें। मेरी मत सुनिए, देश के पंत प्रधान की सुन लीजिए और इस निर्णायक लड़ाई में अपनी भूमिका निभाइए। याद करिए,
जिन लोगों ने उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपनी जान लगा दी, अपनी आबरू खो दी हमारी माताओं बहनों ने, सिर्फ इसलिए कि हमारा एक अलग राज्य बनेगा, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उनके जीवन में खुशियां आएंगी, पहाड़ की रौनक लौटेगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये सोचने का विषय है। बॉबी पवार, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा, कल जो हमने खुलासा किया उसमें सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी सर, पहले तो सबको नमस्कार, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और हमारे जो पैनलिस्ट है बड़े भाई शांति प्रसाद भट्ट जी को नमस्कार। देखिए, कल जो खुलासा आयोग के पूर्व जो सदस्य हैं उन लोगों ने जो किया है, उसमें मैं देख रहा था इंटरव्यू, तो महेश चंद्र जी ने कहा था कि महुआ डाबरा स्थान का नाम आया था एक। तो महुआ डाबरा वो स्थान है जहां इस भर्ती में, वर्तमान भर्ती जिसकी जांच चल रही है, बीडीओ बीपीडीओ भर्ती, वहां से इस बार भी बड़ा खेला हुआ है। वहां पर कई जनप्रतिनिधियों के सिलेक्शन हुए हैं, वहां से कई पार्टी पदाधिकारियों के सिलेक्शन हुए हैं। तो ये कब तक और ये जांच जो अभी चल रही है, केवल और केवल मतलब आप कर्मचारियों पर जांच चला दी है, अभ्यर्थियों पर जांच चला दी है, परंतु अभी जो शुरू में बड़े बड़े नाम आ रहे थे उसमें से एक गिरफ्तारी तो हो चुकी है, परंतु जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारियां कब होंगी, क्योंकि वो भी मेन जो लीड थी इनकी, जो क्या कहते हैं हमारे माफिया हैं, उसमें ये सम्मिलित हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इन पर भी कार्रवाई करनी होगी। कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर जसपुर, लोहाघाट, चंपावत और महुआ डाबरा और आपके इधर रुड़की और हरिद्वार जैसे क्षेत्र से बहुत बड़े बड़े माफिया इसमें लिप्त हैं। उनकी जांच कब तक होगी? एसटीएफ ने ये भी कह दिया कि हमने 8 टीमों को भेजा हुआ है जांच के लिए, परंतु 8 टीमें जो हैं वो जरूर इन जो हमने नाम लिए हैं इन जगहों पर जरूर ध्यान दें कि किस तरीके से माफियाओं ने यहाँ पर अपना जो पैर पसार रखे हैं, और बड़ी मतलब पूर्व से ही, आज नहीं, पूर्व से ही ऐसी गतिविधियों में यहाँ के लोग ये जो जिनके नाम आएंगे वो सम्मिलित है। और पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, एसटीएफ ने अब तक शानदार काम किया है और मैं चाहता हूं कि वो बिना किसी दबाव के ईमानदारी से इस मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब आयोग के सदस्य 2016 में जो आयोग के सदस्य थे, उन्होंने तत्कालीन चेयरमैन को यह तक कह दिया कि साहब इस आयोग को आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे चला रहे हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि साहब यहां गड़बड़ हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बार बार यह बताया कि साहब ओएमआर शीट में घपला हुआ है। अरे साहब, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये आ गया तब आप दबोच लेते, तो ये जो नाकाबिल लोग आपके सिस्टम में बैठ के आपके सिस्टम को भेड़ियों की तरह नोच रहे हैं, कम से कम उससे तो हमारा सिस्टम बच जाता। रमेश जी, सर्वप्रथम देवभूमि डायलॉग को इस कार्य के लिए बधाई कि आपने उत्तराखंड के तमाम वो मध्यम वर्ग के बेरोजगार परिवारों की इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने लगातार इस मुहिम को चलाया हुआ है। इसके लिए आपको साधुवाद। सवाल यहाँ इस बात का खड़ा होता है रमेश जी, 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था, उस दिन से हमारा दुर्भाग्य बाहर के लोगों द्वारा लिख दिया गया था। मैं आपकी जानकारी में एक बात डाल दूंगा, उस समय नया राज्य बना और राज्य में हर विभाग का ढांचा पूरा करने के लिए संविदा में नौकरियां लगी। वो नौकरियां उनकी लगी, कोई बिहार से आ गया, जो सचिव था उसने अपने रिश्तेदारों को यहाँ भर्ती कर दिया, क्योंकि उत्तराखंड का अपना कोई कानून नहीं था और नीतिगत फैसले सारे उत्तर प्रदेश से हो रहे थे, और उसके तहत इन्होंने तमाम जगह पर अपने अपने लोग एडजस्ट कर दिए। हम तब भी चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। अब आ जाइए, उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम होता है कि आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विधानसभा भेजते हैं। हम बार बार इस बात को बोलते हैं रमेश जी कि चोर चोर मोसेरे भाई, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड विरोधी राज्य आंदोलन में भी थी, और राज्य की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली से कार्य किए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि ये राज्य विरोधी पार्टियां हैं। कोई नागपुर के इशारे पे उत्तराखंड को लूट रहा है तो कोई दिल्ली के इशारे पे। अब आ जाइए उत्तराखंड के अंदर भर्तियों का मामला। अगर आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड के अंदर बैकडोर एंट्रियां हुई हैं रमेश जी, 100 भर्तियां हुई है तो 100 की 100 फ्रॉड भर्तियां हुई हैं। मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलूंगा। और जितने संविदा कर्मचारी लगे हैं, तमाम नेताओं के अपने अपने रिश्तेदार लगे हैं।
ऐसे ही लगभग अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 हजार कर्मचारियों का ढांचा है जो केवल और केवल भ्रष्टाचार से लगे हैं। अब आ जाइए आयोग का। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कल आपने रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में आयोग के सदस्य भैसोड़ा जी और चंद्रा जी, इन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार को अपनी कार्यप्रणाली से और लिखित शिकायतों से और टीवी चैनल पर आकर आपके सामने खुलकर बोलने से बता दिया कि कितने नंगे हैं ये उत्तराखंड के नेता। और ये 2016 में कौन थे? कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं कि कांग्रेस ने हर भर्ती घोटाले में पैसा खाया है। भाजपा इनकी भी बाप निकली चोर बाजारी में। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यह देख लीजिए कि गढ़वाल से उत्तरकाशी बदनाम हो गया, वहां भाजपा का नेता, और कुमाऊं से काशीपुर से भाजपा का नेता सीधे सीधे इसमें संलिप्त हैं। और मजे की बात देखिए, आप रात दिन इनकी चीजें खोल रहे हो, आयोग के सदस्य इनको नंगा कर रहे हैं, मगर अभी तक बड़ी मछली पर हाथ नहीं गया है। मुझे उत्तराखंड पुलिस पर विश्वास है कि जिस दिन खुली जांच और मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया तो मैं दावे के साथ आपके माध्यम से बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। यह इतनी बेशरम पार्टी है जो अपने प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से बदनाम करने में पीछे नहीं हटती। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर और महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद पे चला जाऊंगा, मगर महिलाओं के ऊपर हाई कोर्ट से मुकदमा जब महिला के कहने पे लगता है तो इनके शाहनवाज हुसैन फंसते हैं हाई कोर्ट के आदेश पर, वरना उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम डीरेल नहीं होते चर्चा से, बेईमानी का हम डीरेल नहीं होते। देखिए, ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। देखिए, हम इसको डीरेल नहीं करना चाहते, मतलब है इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। देखो, जब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार में भाजपा के नेताओं का सीधा सीधा हाथ दिख रहा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हाकिम का हाकिम है कौन? आखिर वो ये क्यों नहीं बताते कि हमारे नौजवान बच्चे केवल बर्तन मांजने के लिए, केवल ड्राइवरी करने के लिए, केवल घरों में काम करने के लिए? अगर गांव के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को यह पता ही नहीं चल रहा है कि देहरादून में उसके भाग्य का फैसला ये राजनीतिक बेईमान लोग कर रहे हैं, तो बताइए ये उत्तराखंड राज्य हमने मांगा किसके लिए है? ये हमने लड़ाइयां लड़ी किसके लिए है? 42 से ज्यादा शहादतें दी किसके लिए है? इन चोरों के लिए, इन बेईमानों के लिए। दुख की बात यह होती है रमेश जी के चुनाव में यही लोग अपने पैसों के दम पर, इसी भ्रष्टाचार के दम पर, छोटे छोटे प्रधानों के दम पर, उत्तराखंड के भ्रष्ट ठेकेदारों के दम पर उत्तराखंड की जनता को लूट रहे हैं और उसके बाद सत्ता बनाकर फिर वही काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव घोटाला होता है तो इनके मंत्री का नाम आता है। रमेश जी, कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उसको मंत्री पद से हटाया जाता? क्यों नहीं जांच खुली होती? यह सवाल उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड के नौजवान बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। रमेश जी, पीड़ा इस बात की होती है कि यदि यह परंपरा लगातार चलती रही तो 26 के बाद तो उत्तराखंड के लिए बोलने वाले भी नहीं रहेंगे। हमारी जवानी खत्म हो चुकी, हम भी बुढ़ापे की ओर आ चुके हैं। कितना जिएंगे? और तो हम इतना कह करके उत्तराखंड को बचा लीजिए, बचा लीजिए, मगर चुनाव में तो यही 10-10, 15-15 करोड़ खर्च करके उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं। यह सवाल है रमेश जी। स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि विधायक है तो भाई को सचिव बना दो, बेटे को प्रतिनिधि बना दो, पति को ठेकेदार बना दो और खुद कमीशनबाजी में उतर आओ। जब ये राजनीतियां हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए इस राज्य को बचाएगा कौन? मुख्यमंत्री की पोस्ट की बोलियां लग रही है, ऐसे में उत्तराखंड के दर्द को बताएगा कौन? आप जैसे लोग हैं तो थोड़ा बहुत उत्तराखंड का दर्द पहाड़ों तक जा रहा है, मगर अखबारों के माध्यम से सूचनाएं छुपाई जा रही हैं और जो पेड चैनल हैं वो इन सूचनाओं को दिखा नहीं रहे हैं। रमेश जी, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर भी खड़ा हो रहा है कि इस तरफ तो नौजवान सड़क पर धक्के खा रहे हैं और कांग्रेस महंगाई को लेकर राजनीतिक नौटंकी करने की बात कर रही है। कारण केवल एक है, कांग्रेस जानती है कि यदि यह भ्रष्टाचार का घोटाला खुला तो 16 के मुख्यमंत्री भी जेल चले जाएंगे। मगर यह देखिए, जनता समझ भी रही है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, मगर लेकिन बॉबी भाई हमें एक बात हमें माननी पड़ेगी। अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब मुझ पे विश्वास करिए,
मैं इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इस जांच को कराऊंगा, तो मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया ट्रस्ट ना करने जैसी कोई बात नहीं है। रमेश जी, क्योंकि वो जब रमेश जी, मैं नौजवान मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूं वर्तमान दौर तक। सवाल कहां खड़ा होता है रमेश जी? सवाल यह नहीं है कि हम खाली तारीफ पे तारीफ, ओजस्वी तेजस्वी युवा कह कहकर अपना जीवन बर्बाद कर लें। हमारा यह कहना है, जब कोऑपरेटिव घोटाले में मंत्री का नाम आया, राजनीतिक लोकतंत्र में यही एक परंपरा है कि तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दें जब तक जांच क्लियर नहीं होती। जांच में अगर निर्दोष पाए जाते हैं दोबारा पद में बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है? मगर अगर इस तरह से ये चलेगा तो ये मान के चलिए कि हमारा नौजवान मुख्यमंत्री भी दिल्ली के दबाव में नतमस्तक होगा, छोटी मछलियों पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से जो फॉरेस्ट भर्ती में हाई कोर्ट की मदद से तमाम लोग बरी हुए, ये फिर आपको बरी होते हुए दिखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा कल भी मैंने उठाया बॉबी भाई, जो ये हाकिम, ये जो हाकम है, हाकम का नाम मैंगलोर में एफआईआर में दर्ज था। हाकम का नाम जब एफआईआर में दर्ज था, एसआईटी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, हाकम का नाम कैसे हटा? हाकम का नाम क्यों हटाया गया? हाकम का नाम किसके दबाव पे हटाया गया? क्या यह उत्तराखंड को, जनता को जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, स्पीक अप उत्तराखंड, अपनी बात रखो, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं बोलने वाला, उत्तराखंडियों को ही अपने लिए बोलना होगा। बॉबी भाई, ये पता नहीं लगना चाहिए क्या? बताना नहीं चाहिए कि हाकम के ऊपर किसका हाथ था? देखिए, अभी मैं बात करूं एसआईटी की, जो फॉरेस्ट गार्ड में जो बनी थी, उसमें आज तक उनकी अंतिम रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग दे दी गई, पर अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। अब ये अधिकार उस हर युवा को जानने का है जिस युवा ने उस परीक्षा में प्रतिभाग किया था कि भाई ये एफआईआर में जिनके नाम गैंगस्टर लगा हुआ था, उनका नाम हटाया किसने। और ये हर उस अभिभावक को जानने का अधिकार है जिसके बच्चे ने प्रतिभाग किया था कि ये जो गैंगस्टर लगे हुए लोग थे, इनका नाम एफआईआर से हटाया किसने। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और अगर उस नाम को हटाने के पीछे आज आपके सामने उसके परिणाम है कि क्या हो रहा है। देखिए ना, कितनी बड़ी तादाद में आज 20वां विकेट गिर चुका है। मैं कहना चाहूंगा, ठीक है एसटीएफ जो कर रही है ठीक है, पर एसटीएफ उन लोगों को जांच के दायरे में क्यों नहीं लेती? अगर आयोग के अध्यक्ष ने अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और कहा है कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, और यह भी कहा है कि मेरे ऊपर यहां के माफियाओं और सफेद पोश नेताओं का जो प्रेशर है, तो ये प्रेशर ये तो नहीं कि 1-2 दिन में ही आ गया होगा। उन्होंने हरिद्वार की ओर इंगित किया था। हरिद्वार, बिल्कुल, हरिद्वार के वो कौन नेता हैं जिन्होंने प्रेशर डाला? ये प्रेशर तो हरिद्वार में किन नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल, हरिद्वार ही नहीं, ये प्रेशर कई जगहों से आ रहे होंगे। और ये प्रेशर ये भी नहीं कि 1-2 दिन पहले से आ रहे होंगे, ये प्रेशर कई वर्षों से आ रहे होंगे। तो तब तक आप चुप क्यों बैठे? क्या उनको भी जांच के दायरे में नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर जांच में पाक साफ होते हैं तो आप करिए, पर जांच करने पड़ेगी। और जो बडोनी जी को वहां से हटाया गया और उन्हें दूसरी जगह जो अटैच कर दिया गया, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? उनको जांच के दायरे में लेना चाहिए। और मैं ये कह देता हूं कि हमारी तो ये डिमांड है, हमने ये कई बार कह दिया कि इन जो पदाधिकारी हैं वहां के, आयोग के अध्यक्ष और सचिव थे, और उनके नीचे जो और भी पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी 2 साल की कॉल डिटेल निकालना जरूरी है। और ये उससे तय हो जाएगा कि किन किन लोगों से उन्होंने किसने संपर्क में थे। ठीक है बॉबी पवार, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त उत्तराखंड के व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। आशीष नेगी ने सही कहा है कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। पुष्कर सिंह मेहरा कहते हैं मगरमच्छ अब भी बाहर हैं। प्रवीण असवाल भी तकरीबन यही बात कह रहे हैं। प्रदीप बहुखंडी भी यही बात कह रहे हैं। विवेक बिष्ट कह रहे हैं सभी अभी तक की भर्तियों की जांच होनी चाहिए। सचिन पवार कह रहे हैं कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है। धीरज पाल कह रहे हैं कि जो खुद की काबिलियत से निकले छात्र उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। मनमोहन भंडारी, सोनू गौतम, यशवीर सिंह नेगी, रितेश मेहरा, अरविंद भट्ट, अमित, मदन वर्मा, अंकित रावत, दीपक मेहरा, हर्ष गोसाई, सोना फरसवान, मदन सोन, देवेश चंद्र बुरियाल, सिख नितिका सिंह, मदन सोन, भुवन चंद्र पांडे, प्रशांत कुमार, भवान सिंह बिष्ट, सुनील नेगी, ओमी कोठारी, लक्ष्मण सिंह चौहान, दीपक चमोली, दयाल सिंह नेगी, कमल कानपाल, प्रदीप सिंह राणा, सुनील आर्या, दीपक चमोली,
मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सबको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आप कहते हैं ना युद्ध में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व होता है, वो महत्व आज आपका है। आप आवाज उठाएंगे, स्पीक अप उत्तराखंड में इसलिए कह रहा हूं, स्पीक अप, अपनी आवाज उठाइए। आप जिस भी मंच से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, हम सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ये बड़ा पावरफुल मीडियम है, ये बड़ी बड़े सत्तासीनों को जमीन में ला सकता है। इसलिए आप आवाज उठाइए, बोलिए, अपनी बात रखिए, अगर आपके पास कोई साक्ष्य दीजिए, ताकि हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर सके। भट्ट जी, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आज मैं जानता हूं सरकार के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया है। सरकार को इस बात का पूरा संज्ञान है कि भर्तियों में बड़े पैमाने पर पहले भी घोटाले हुए हैं और ऐसी काली भेड़ें जो हैं अलग अलग विभागों में तैनात हैं, जो उस सिस्टम को खोखला कर रही हैं। अब सवाल यह है कि एक ऐसा पिटारा है, अगर यह खुलता है तो भूचाल आता है। तो मैं तो कहता हूं उस भूचाल को आने दो, कम से कम इस बहाने उन गंदे लोगों की सफाई तो हो जाएगी जो हमारे सिस्टम को दीमक की भांति लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सही बात आपने करी रमेश जी। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव शेयर कर दूं। एक विभाग में मेरे द्वारा जब घोटाला खोला गया तो एक आईएएस थे, बोलना ठीक नहीं है उनका नाम लेना, उन्होंने ये कहा कि अगर इस पर कार्रवाई होगी तो पूरा विभाग खाली हो जाएगा, अगर पूरा विभाग खाली हो जाएगा तो व्यवस्था चलेगी कैसे। मेरी मजबूरी है, मैं केवल एक आध इंक्रीमेंट कम कर कर अपनी व्यवस्था को बचा लूँगा। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में हर जगह पर बहुत ज़्यादा लूट खसोट है। अब आप देख लीजिए रमेश जी, आप पटवारी भर्ती में घोटाला होता है, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ शिक्षा फर्जी मिल रहे, बताओ, फर्जी डिग्री ला के नौकरी पा रहे, हमारा पहाड़ी नौकरी नहीं पा रहा। कार्रवाई जिन्होंने भर्ती किया उन पर कुछ नहीं है, जिन्होंने बेचारों ने नौकरी पाली वो उनको निकाल दिया बस। अब आप ये देखिए, अगर इस राज्य के अंदर इस तरह की भर्ती से 25 से 30 हजार लोग, जो मुझे शासन से खबर मिल रही है कि इतने लोग फर्जी तरीके से नौकरी पा चुके हैं, भट्ट जी कितनों को हटवाओगे आप? जिस दिन जांच हो जाएगी पूरे भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता जेल चले जाएंगे। आप बताओ कार्रवाई करवाएगा कौन? ये सचिव इसमें इन्वॉल्व है, मगर अगर छोटी मछलियों तक में ही कार्रवाई करके खत्म करेंगे तो इसका मतलब यह है कि यदि छेड़ते हैं तो ये तो पूरी सरकारी गिर के नीचे आ जाएगी। किसका हाथ नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरिद्वार का एक विधायक है भाजपा के, उनकी स्थिति यह है कि वो अगर जांच हो जाए तो उन्होंने आधा हरिद्वार खरीदा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, उसकी औकात नहीं थी जब वो उत्तराखंड के अंदर राजनीति में कुछ नहीं था। मुझे लगता है आपके कैमरे की बैटरी लो हो गई है, एक मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा आपको जोड़ूंगा। मैं अपने उत्तराखंड के व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू व्यूवर्स कि आपने एक स्टार्टअप को इतना भरोसा दिया है, आप बड़े पैमाने पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है देवभूमि डायलॉग में, जो हमको ताकत देता है कि हम अपने उत्तराखंड के मुद्दों की पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के हम आप लोगों के मुद्दे को उठाएं। और बॉबी भाई, हम लोगों को ये आवाज उठानी ही पड़ेगी। अगर उत्तराखंडियों के लिए नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? आपको लगता है एक निर्णायक जंग का हमें ऐलान करना चाहिए कि साहब आप बताइए ब्लैक शिप कौन है? हम ऐसी ब्लैक शिप के सहारे अपने उत्तराखंड का सिस्टम नहीं छोड़ सकते। जी बिल्कुल भट्ट जी, देखिए अगर ये जिस प्रकार से इस भर्ती में इस भर्ती की जो खामियां हैं, इस भर्ती की जो गड़बड़ियां थी, उसमें जो पर्दे डालने की कोशिश शुरू में हो रही थी, कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, और इस चक्कर में उन्होंने इतने जल्दीबाजी में डीबीबी करवा दिया था, सबको ज्वाइनिंग देने की तैयारी थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड के सरकारी विभागों में, जहां से हमारी पूरे राज्य की व्यवस्थाएं संचालित होनी है, उन विभागों में कैसे कैसे लोगों को हम बिठा रहे थे। ये तो अब भाग्य हमारा ये है कि ऊपर वाले ने जो वो स्क्रीनशॉट दिए थे, ऊपर वाले की मदद से मैं कहूंगा, जो स्क्रीनशॉट हमारे पास पहुंचाए थे, उससे ये सारे राज खुल गए हैं। उसके बाद फिर मजबूरी में मुख्यमंत्री जी को भी जांच के आदेश देने पड़े, और मुख्यमंत्री जी ने यदि जांच के आदेश दिए, एसटीएफ को यदि जांच दी, तो उनका भी हम बिल्कुल उसकी सराहना करते हैं। परंतु अभी तक की जांच से बिल्कुल संतुष्ट है। परंतु आगे क्या होना है, आगे जितने बड़े सफेद पोस्ट जो नेता है, किन किन के नाम आने हैं, मुझे लगता है कि एसटीएफ के दायरे से ये बाहर की जांच हो जाएगी। अगर एसटीएफ के दायरे से बाहर की जांच होती है तो बिना समय गवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई प्लस ईडी को यदि इन्वॉल्व ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, आज मेरी स्टेट डीजीपी से बात हुई है, उन्होंने
देवभूमि डायलॉग के मंच पे कहा है कि वो बकायदा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिख चुके हैं कि साहब ईडी इस पे जांच करे, जो मनी ट्रेल हुई है उस पे जांच करे, पैसों का आदान प्रदान हुआ उस पे जांच करे, क्योंकि कैश पकड़ा गया है इस लिहाज से। लेकिन आप ये छोटे मोटे मछलियों को पकड़कर ईडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं बिना, मैं वही कह रहा हूं, क्या ये जो कल के बच्चे हैं ये क्या मिलकर इतना बड़ा गिरोह चला सकते? बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई तो इनका आका होगा, पॉलिटिकल आका होगा, जो इनको ऊपर से भरोसा दे रहा होगा कि मैं आपके साथ आप अगर सचिवालय की गिरफ्तारियों की तरफ थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करोगे, जो ये सचिवालय से 2 गिरफ्तारियां हुई है, उनकी एज कितनी है? 25-26 साल। जो अपर निजी सचिव जो थे उनकी 25-26 साल की एज है। और मैं बता दूं कि वो जो अपने जब उनका रिजल्ट निकला था, एपीएस का जो निकला था, उसमें भी सबसे टॉप रैंक में उनका है। तो ये क्यों उनको ये ऐसी मजबूरी आनी पड़ी कि यहाँ पर उनको इस गतिविधि में जुड़ना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से भी पेपर की लीक हुआ था और उसके बाद ऐसी गतिविधियों में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, वो चाहे न्यायिक विभाग से हो या सचिवालय से हो या पुलिस विभाग से हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि अपने जो रिकवर करना था उन लोगों ने, उस चक्कर में ये आज जेलों के अंदर है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं तो जांच को चारों तरफ दौड़ाना पड़ेगा। वो चाहे किसी पार्टी के पदाधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय सबके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक है तो न्याय भी एक जैसा होना चाहिए। अब बॉबी भाई, दिवाकर दत्त, लुविया, मुकेश नेगी, रोहित कुमार सिंह, धनवीर भंडारी, मुकुल सागर, एमजे, हिमांशु नेगी, विकास कुमार, दिनेश कोठियाल, यशपाल सिंह, हिमांशु मेहरा, सोनिया गुसाई, राजेंद्र राणा, पंकज गुसाई, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, स्पीक अप उत्तराखंड, स्पीक अप जो उत्तराखंड के यूथ हैं, बोलिए, आवाज उठाइए। आप आवाज उठाएंगे, ये राजनीतिक दलों के झंडे उठाकर आप चलते हैं ना, मुझे इससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस समय आपके राज्य की इमेज स्टेक पे लगी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि देवभूमि में नौकरियों में रेवड़ी कल्चर चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जिस रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा गंदा रेवड़ी कल्चर है जो देवभूमि उत्तराखंड में कब से चल रहा है। न जाने कितने नेताओं ने न जाने अपने अपने लोगों को भर्ती किया है। क्या गांव के उस गरीब आदमी के बच्चे को सचिवालय में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, जो उसके काबिल था, जो लगातार मेहनत कर रहा था, जिसका एक सपना था वो सरकारी नौकरी पाने का? लेकिन साहब, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास पहुंच थी, और उस पैसे और पहुंच ने उस काबिल व्यक्ति को अंधेरे के दलदल में धकेल दिया और नाकाबिलों की फौज खड़ी कर दी। और वो क्या कर रहे होंगे? 18 से 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख देने वाला क्या हमारे सिस्टम को खत्म नहीं करेगा? क्या वो चुपचाप बैठे रहेगा? मैं बार बार सरकारों से कहना चाहता हूं, भगवान ने आपको मौका दिया है, आपको उस पद पे बिठाया है, यह ईश्वर की अनुकंपा है। उस भगवान के डर से कम हमारे उत्तराखंड के इन युवाओं के भविष्य के साथ जो कोई भी खिलवाड़ कर रहा है, उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़िए साहब। ऐसा मौका भगवान किसी को, बहुत कम लोगों को देता है। इसलिए मैं आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूं कि जागिए, और तब तक मत रुकिए जब तक एक एक व्यक्ति इन भर्ती घोटालों का, जिसने ये भर्ती घोटाले कराए हैं और जो घोटाले के दम पर पद पर बैठा हुआ है, इन दोनों की सफाई जरूरी है। सफाई अभियान जरूरी चलाना है। भट्ट जी, आपको नहीं लगता ये सफाई अभियान आज की जरूरत है साहब? क्यों हम लोग बदनाम हो गए कि साहब हमारे बिना पैसे दिए काम नहीं होते? अरे जब आपके सिस्टम में पैसे देकर लोग आएंगे तो पैसा ही कमाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। देखिए रमेश जी, बहुत अच्छी बात आपने करी। देवभूमि में देव संस्कृति को इस डिबेट का एक हिस्सा बनाया आपने। आपने कहा अपनी अंतरात्मा पर झांकिए और तब सोचिए। क्या कुंभ घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ, केदारनाथ आपदा आई, वहाँ भी घोटाला हो गया, और इसमें दोनों 2010 से लेकर 2013 तक दोनों सरकारें इसमें इन्वॉल्व थी, भाजपा भी और कांग्रेस भी। ये तो राजनीतिक चरित्र है। कौन मानता है ईश्वर को? ईश्वर तो केवल एक नाम के लिए है कि चुनाव चाहिए तो जनता को भड़का दो, उसके बाद चरित्र देखिए। अगर वाकई उत्तराखंड के अंदर आपको ईमानदारी से काम कराना है तो सिर्फ एक झलक देखिए कि रामविलास यादव 2600 गुना
आमदनी, आज जेल में पड़ा है। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में बैठा रहा वो व्यक्ति। हाँ, अगर आज सरकार, मुख्यमंत्री कह दे कि जिस व्यक्ति ने जिस दिन नियुक्ति पाई उस दिन उसका धन कितना उसने बताया, कितनी उस पर पैतृक थी, कितनी उसकी निजी संपत्ति थी और कितने साल की उसकी नौकरी है, आज उसने वर्तमान में कितनी संपत्ति अर्जित करी है, इसकी जांच करके एसटीएफ बताया हमें 6 महीने में। अरे उत्तराखंड में जो 70,000 करोड़ का कर्जा है रमेश जी, इससे 3 गुना कर्जा जो है माफ हो जाएगा। इतना पैसा सचिवालय में 6 बजे के बाद छापा क्यों नहीं डलवाते मुख्यमंत्री जी? 9 से जब 5 ड्यूटी है, आप 9 से 5 जाकर देख लीजिए, अगर सीट पे आपको कोई मिल जाए और कोई आपकी एक एप्लीकेशन भी लेने को तैयार हो जाए, मगर 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सचिवालय में ऐसी कौन सी फाइलों पर काम होता है कि वो हिलने को तैयार नहीं है। और आखिर आपको बताना पड़ेगा कि सचिवालय में आपत्तिजनक जो सामान निकलता है 1.5 क्विंटल टॉयलेट जाम हो जाती है। यह उत्तराखंड की देवभूमि है। मुख्यमंत्री को क्या इन तमाम चीजों का मालूम नहीं है? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? उत्तराखंड में हर भर्ती पे घोटाला हो रहा है। क्या उत्तराखंड के किसी भी विभाग के मंत्री की इतनी राजनीतिक औकात नहीं है कि वो उस जांच में करवाकर अपने पर लगे दाग को साफ कर सके? उत्तराखंड के अंदर जमीन बचाने के लिए एक उत्तराखंड का मूल निवासी अपनी नौकरी छोड़कर तपोवन में धरने में बैठा है। क्या उत्तराखंड की सरकार देख नहीं रही है कि वो उसको नौकरी छोड़नी पड़ी अपनी जमीन बचाने के लिए? उत्तराखंड का नौजवान बच्चा बेचारा होटल में काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बर्तन धो रहा है, गरीबी में बड़ी किसी तरीके से भी अपनी शिक्षा को पा रहा है वो, उसके बाद उसे पता ही नहीं है। वो चाहे फिर कुमाऊं का दूरस्थ क्षेत्र धारचूला हो, डीडीहाट हो, या हमारा हरसिल को या चमोली का कोई गांव हो, वहां के बच्चे को क्या पता, बेचारे को पता ही नहीं लगता कि उसके लिए उसका भाग्य डुबाने के लिए जिसे आपने विधायक बना के भेजा, जिसकी सरकार नहीं तो साहब यही तो राजधर्म आता है। और मनुस्मृति में यही तो कहा गया है कि राजा उन्हें दंडित ना करे जो दंड के पात्रों हो, तो कमजोर लोगों को समृद्ध लोग खा जाएंगे, जो इस भर्ती घोटाले में हुआ है। रमेश जी ये कर क्या रहे हैं? मुझे भी 35-40 साल का अनुभव है। मैं पहली बार एक चीज देख रहा हूं कि आपने कोई भी आवाज उठाई, लगा मुकदमा। यह पुलिस को इतना दबाव बना रखा है कि अगर हम किसी आंदोलन को करते हैं, लगा मुकदमा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रमेश जी, आपके माध्यम से सरकार से, कि आप बताइए बॉबी पवार का क्या गलत किया बॉबी ने? अगर उसने ये कहा कि इसमें भर्ती हुई, उसे जेल काहे को भेजा? यही वो सरकार थी जिसने उस समय पर चीख कर कहा कि बॉबी पवार जो है पागल हो गया, ये सरकार पर उंगली उठा रहा है। मतलब मुकदमा लगा दो, उसका जीवन बर्बाद कर दो। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, बॉबी पवार को क्यों नहीं नौकरी देते, जिसने उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा घोटाला खोल दिया? गरीब का बच्चा है, कहां से लाएगा पैसा? ये वो सरकारें हैं रमेश जी। हम तो चलो राजनीतिक लोग हैं, हमारे को जेल भेज देते हैं तो एक विपक्ष का आदमी कहता है बढ़िया हुआ। हम भी कहते हैं अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो है हमारा एक हिस्सा है, भाग है राजनीति का। मगर जिस बात को हम कह रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ओके, एक बात बॉबी पवार में कहना चाहता हूं, अभी तक हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मौरी में गया है, और काशीपुर का जो आपने जिस जगह का जिक्र किया था, एक बार बता दीजिए वो नाम क्या है? ये महुआ डाबरा जो मंडल है, इर्द गिर्द जितना भी क्षेत्र है, इसके इर्द गिर्द जी सबसे ज्यादा भर्तियां यहां पर हुई हैं। ये तो, और जो टॉप कैडर है पूरा, अभी जो सिलेक्शन टॉपर है जो लोग, वो हल्द्वानी के आसपास हल्दू चौड़ा साइड इधर के बहुत ज्यादा सिलेक्शन टॉप मेरिट में है। तो ये कैसा हो गया कि सारे टॉपर उधर से हैं? ये जांच का विषय है, इन पर जांच करनी होगी। आपने देखा ही होगा कि टॉपर के इंटरव्यू वगैरह जो वायरल हो रहे हैं। जिस काशीपुर के जिस महुआ डाबरा का आप नाम ले रहे हैं, कल मिस्टर चंद्रा जो 2016 में 18 तक जो आयोग के सदस्य रहे यूके SSS के, उन्होंने भी इसी जगह का नाम लिया था कि साहब इस जगह से ही क्यों लोग चुनकर आ रहे हैं। इसका मतलब नेक्सस करने वालों की जो जड़ें हैं यहां बहुत मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत हैं वहाँ की जो जड़ें हैं उनकी, हमारे माफियाओं की। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनवरी में जो परीक्षा नियंत्रक जी जो आयोग के थे, वो अगर रिटायर्ड हो गए हैं और वो शायद उधर ही हल्द्वानी साइड से हैं, तो कम से कम ये जांच होनी चाहिए कि क्या परीक्षा नियंत्रक का भी इन्वॉल्वमेंट था,
क्योंकि यहाँ पर जब एसटीएफ ने ये पूछताछ की कि जब पेपर छप रहे थे और जब पेपर पैकिंग हो रही थी तो उस दौरान की जो वीडियो क्लिप है वो कहाँ है, जो सीसीटीवी फुटेज है, तो वही गायब कर दी। तो इससे तो ये संदेह होता है कि पूरा आयोग के आयोग भी मिला हुआ था और उसके साथ साथ कितने सफेद पोस्ट नेता मिले हुए थे। और मैं व्यूवर्स को फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा। किसी भी बड़े चैनल में इतने व्यूवर्स नहीं जुड़ते एक साथ जितने इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। यह है सच की ताकत और यह है उत्तराखंडियों की ताकत। यह है हमारे मेहमान जो इतनी निडरता के साथ बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं स्पीक अप उत्तराखंड। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, आप बोलिए, जहां कहीं भी है आवाज उठाइए, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए। मैंने आपको चुनाव जीत के विधानसभा में बैठाया है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, उस धोखे के खिलाफ आवाज उठाइए। क्यों नहीं उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि अभी खुलकर सामने आते? कौन ऐसे जनप्रतिनिधि हैं? अरे सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहिए कि साहब नहीं, इस मामले में हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। एक और बात बॉबी भाई मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम शुरुआत में ही इन मछलियों को पकड़ लेते, इस नेक्सस को पकड़ लेते, इन लोगों की गर्दन पकड़ लेते, तो आज हमारे युवाओं का भविष्य तो बर्बाद होता नहीं। इसका मतलब हम राजनीतिक तौर पे भी तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि साहब हमने री एग्जाम तो करा दिया, लेकिन उस एग्जाम में धांधली किसने की, उसको जेल में नहीं भेजा, तो उसके ऊपर किसका हाथ था यह भी तो पता लगना चाहिए। क्या उत्तराखंड की जनता को नहीं बताना चाहिए कौन नेता किसको बचा रहा था, कौन बड़ा नेता किसके ऊपर, किसको शेल्टर दे रहा था, किसको संरक्षण दे रहा था? नहीं, बिल्कुल ये तो प्रूफ होगी ये बात कि भाई यहाँ के जो ये माफिया है इनको पकड़वाने के लिए या इनके जो ये गलतियां की है, इन्होंने जो ये गलतियां जो की है, इसको जो पकड़वाने के लिए बार बार इनके ओर से हिंट आती रही, पर किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हुआ क्या कि एक दो लोगों की गिरफ्तारी करके उनको फिर बाहर जमानत करवा के बाहर निकाल दिया और वहां पर पर्दा डाल दिया गया। ये हर बार हो रहा है, परंतु इस बार यदि ऐसा हुआ तो शायद मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि को बचाने के लिए ये संकल्प लेना होगा हर युवा को और यहाँ के हर अभिभावक को कि भाई उत्तराखंड में जो हमारे बच्चों के साथ वर्षों से ये अन्याय होता आ रहा था, ये क्या था। आप पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े आयोजनों में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? मेरा यही सवाल है अपने लोगों से, मैं यही उत्तराखंडियों से सवाल पूछना चाहता हूं। और मेरे को कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए जिसके लिए मैं इतना रोना धोना कर रहा हूं। मुझे चिंता है आपके बच्चों की, अपने पहाड़ के दोस्तों की। मैंने उनका संघर्ष देखा है दिल्ली में रहकर। मैंने देखा एक छोटे से कमरे में कैसे वो अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताते हैं। आप सोच नहीं सकते जितना बड़ा यहाँ के नेताओं का टॉयलेट होगा उससे छोटा घर उनके पास है। उनकी मुश्किलों को मैंने अंतरात्मा से देखा है और उनके दर्द को मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। किसी नेता के बच्चे बेरोजगार नहीं है, सबका सेटलमेंट किया हुआ है, फॉरेन में पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन मेरे पहाड़ के उत्तराखंडियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम उसको कैसे बर्दाश्त कर ले? क्या हमारा अधिकार नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने का? क्या इस मातृभूमि के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतनी पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद भी अगर हम यहां हो रहे गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं तो हमसे गलत आदमी कौन होगा? और मैं सच बताऊं दोस्तों, अगर हमने गलत को गलत कहना नहीं सीखा, चाहे वो गलत कोई भी कर रहा हो, अपना ही कर रहा हो, तो हमें कभी हमारा इतिहास माफ नहीं करेगा। हम आज भी उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए, लेकिन आज हम सब की जिम्मेदारी है। बॉबी भाई की जिम्मेदारी है, भट्ट जी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमें एक ईमानदारी का कल्चर, एक ट्रांसपेरेंसी का कल्चर इस राज्य में लाना ही होगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जो भर्तियों में घोटाले हुए हैं इनको खोला जाए, चाहे वो पिछले हुए हैं, चाहे अब के हुए हैं, चाहे पहले किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। और अगर किसी मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, किसी मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ मामला चलाया जाए। किसी को भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, यही राजधर्म है और हम इसी के लिए जाने जाएंगे। आज तमाम तौर पे मैं देख रहा हूं वहां छापा पड़ रहा है, वहां छापा पड़ रहा है। अरे यहां भी छापा मारो साहब, यहां भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये कौन नहीं जानता। बट सवाल है कि इनके खिलाफ बोलेगा कौन?
सब लोग सोचते हैं कि हम क्यों बुरे बने। ये बुरा बनने वाली बात नहीं है। अपने राज्य के लिए बोलना भट्ट जी कोई बुरी बात है क्या? देखिए, सवाल ये है, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस सिस्टम को बदलने, इस सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा हूं। देखिए रमेश जी, वर्तमान राजनीतिक दौर ऐसा हो गया है, लोगों ने पार्टी को परिवार से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। कारण सिर्फ एक है, छोटे छोटे स्वार्थ उनके पूरे हो रहे हैं। वो इस कदर अंधे हो चुके हैं, उन्हें अपने बच्चों का भी भविष्य नहीं दिख रहा है। ये जो बड़ी चिंता हो गई है, ये देवभूमि है, यहाँ कैसे कैसे वीर हुए हैं। श्रीदेव सुमन जैसा त्यागी जिसने राजा के खिलाफ इतना आंदोलन किया, 84 दिन भूख हड़ताल करी। मानवता के प्रतीक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी मगर मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ा। टीलू रोतेली जैसी वीरांगना जिसने अपने अस्तित्व के लिए मरना स्वीकार किया, झुकना स्वीकार नहीं किया। गौरा देवी जो अपने संसाधनों को बचाने के लिए पेड़ से चिपट गई। ये ऐसे वीर हमारे यहाँ हुए हैं। हंसा धनाई, बेलमती चौहान जिन्होंने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए अपने जानों की कुर्बानी दे दी। 42 से ज्यादा शहादतें हुई। ये वीरों का शहर है, राज्य है। ये उत्तराखंड किन से जाना जाता था? रमेश जी, इन चोर उच्चकों से। अब आप बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, घर बैठ जाऊंगा मैं। अगर एक भी कोई नेता आपको ऐसा लग रहा हो इन 22 वर्षों में जिसके लिए आप ये कसम खा के कह सको कि हे ईश्वर, मेरा बेटा इसके जैसा बने, मेरा परिवार इसके आदर्शों पे चले, मुझे बता दीजिए कोई है तो। अरे इंद्रमणि बडौनी 3 बार के विधायक थे, उन्होंने विधायकी छोड़ी, आंदोलन पकड़ा कि इस तरह से लखनऊ में नहीं चलेगा, हमको अपने अस्तित्व के लिए अलग राज्य की जरूरत है। क्या मिलेगा ऐसा कोई? आज तो वो है, कल मूंगफली की रेडी लगा रहा था, शाम तक वो मर्सिडीज में आ गया भाजपा का टिकट लेते ही। ये क्या है? और हम जैसे राज्य आंदोलनकारी जिनकी उस समय पर 150 बीघा जमीन रही होगी, बेचारा बेच बेच के इतना खत्म हो गया कि जिन्होंने 42 शहादतें दी हैं उनके परिवार में कोई 10 रुपए की मदद करने को तैयार नहीं है सरकार का आदमी। और 2-2 कौड़ी के आदमी, उनको जो है चोरों को, उचक्कों को तुम राज्य मंत्री बना रहे हो वोट के लिए, वो हमारी छाती पे घूम रहा है। फिर वो कह रहा है कि मैं तो सहारनपुर को भी मिला दूंगा, बिजनौर को भी मिला दूंगा, और इनके बगैर तो पहाड़ियों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ये सरेआम हमारे को बेइज्जती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग झंडा इन्हीं का उठा रहे हैं। तो इससे पता लगता है रमेश जी कि आज अगर ये 30-35 हजार लोग बाहर के भर्ती हो गए हमारे यहाँ, हमारी छाती पे 5,000 में अभी बना लो स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सिर्फ प्रधान ने लिख के देना है, पार्षद ने लिख के देना है, मैं इसे इतने साल से जान रहा, वो बन जा रहा। और जब बन रहा है तो भाई वो फर्जी डिग्री लेके नौकरी भी पा रहा, उच्च शिक्षा से लेकर तमाम जगहों पर। आप सोचिए ना बॉबी भाई, नेक्सस कहां चलता था? यानी यूपी के लोग हाकम के कांटेक्ट में थे। यूपी के लोग आके यहां पर पेपर लीक किए, उस पेपर को पहले सॉल्व करते थे। धामपुर में एक कमरा लिया गया, जैसा कि प्राइमरीली एसटीएफ बता रही है, वहां पर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता था, उसके बाद यहां पर वो फाइनली दिया जाता था। इतना बड़ा नेक्सस इस प्रदेश में काम कर रहा था और किसी को कानो कान तक खबर नहीं थी। आयोग को भी कानो कान खबर नहीं थी कि साहब इतना बड़ा नेक्सस चल रहा, हमारे नाक के नीचे हमारा पेपर लीक हो रहा है। आप सोचिए वो लोग कितने स्मार्ट लोग हैं। जहां पेपर छप रहा है, जहां पर बन रहा है, वहां का सीसीटीवी फुटेज गायब है। जो ऑनलाइन कराने वाली एग्जामिनेशन कमेटी है, कल एक और बात बॉबी भाई आई थी, जो 2 सदस्य कल देवभूमि डायलॉग में जुड़े थे, मिस्टर भसोड़ा और मिस्टर चंद्रा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने तत्कालीन चेयरमैन मिस्टर राजू जिन्होंने रिजाइन किया अभी, उनसे कहा था कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करप्ट है, इसके मामले गड़बड़ हैं, इसको आप तत्काल हटाइए। लेकिन उन्होंने भी इसी ओर ध्यान नहीं दिया। आपने क्यों रखा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसके ऊपर पहले से ही बड़े बड़े दाग है? बॉबी भाई, क्या यह सवाल नहीं है? बिल्कुल सवाल है, और ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी थी कि आयोग के सदस्यों ने तो कहा ही कहा, हमने भी सड़कों पर उतरकर इस चीज का विरोध किया था। उल्टा हमारे खिलाफ विधिक नोटिस इसी संबंध में जारी किया था कि आप आयोग की छवि धूमिल कर रहे हो या सरकार की छवि धूमिल कर रहे हो। तो ये कोई तुक था? अगर उन्हें लग रहा था कि हाँ वास्तव में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है उत्तराखंड में और ये उनकी ही एक वो सोची समझी साजिश हो सकती है, तो इस पे उनको मुखर होकर आगे आना चाहिए था और इस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए थे। और जिस तरह का ये दिख रहा है भट्ट जी, एक राज्य की पुलिस, और वो भी ऐसी पुलिस, पूरे देश में पुलिस इतनी पॉलिटिसाइज है। मैं जानता हूं, मैं सिस्टम में रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं, बिना अपने पॉलिटिकल आका के सोच के वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत बड़ा सत्य है। पुलिस को संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, ना कि नेताओं के। 2006 में जब
पुलिस रिफॉर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन दिया था, उसमें एक मुद्दा यह भी था कि पॉलिटिकल प्रेशर से पुलिस को मुक्त किया जाए। बिल्कुल, बहुत सारे रिफॉर्म की बात आई थी, लेकिन हमने एक मॉडल पुलिस एक्ट भी बनाया, आई थिंक 2007 में बनाया जहां तक मुझे ध्यान है। लेकिन क्या बड़े लोगों का जब नाम आएगा एसटीएफ उनके गिरेबान तक पहुंच पाएगी? ये आज सबके मन में ये जो संदेह, ये गलत संदेह नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ घोटालों की चर्चा हुई। घोटाले किसने किए, उससे कितना नुकसान हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या वो जेल जाएंगे, इसकी कभी किसी ने चर्चा नहीं की। सिर्फ ये कहा कि फला घोटाले, तुमने 56 घोटाले किए, मैंने 58 घोटाले किए, तुमने इतने घोटाले किए, तुमने इतने घोटाले किए। लेकिन जनता को आज तक यही नहीं पता कि किस घोटाले में क्या हुआ। भट्ट जी, हम कैसे ट्रस्ट कर लें? देखिए रमेश जी, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जब तक मुख्यमंत्री खुली जांच के आदेश नहीं करेंगे, पुलिस को एक एक अपराधी को पकड़ने के लिए ऊपर अपने अधिकारियों से पूछना पड़ेगा, और वो अधिकारी फिर सरकार के नुमाइंदों से पूछेगा कि साहब ये फंस रहा है, इसको पकड़ना है नहीं पकड़ना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। उत्तराखंड के डीजीपी साहब ने बड़ा क्लियर कहा, क्योंकि वो एक फ़ोटो उनकी भी चली और उसमें बड़ा वायरल हुई बात। उन्होंने स्पष्ट आकर प्रेस में ये कह दिया कि फ़ोटो खिंचाने से कोई अपराधी बचेगा नहीं। इससे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि इसमें ईडी की जांच भी शुरू करवा दीजिए, ताकि यदि कहीं दाग पुलिस के ऊपर लगता हो तो उसमें मेरे से लेकर तमाम नीचे तक की भी जांच हो जाए। इतनी अच्छी पुलिस, उसके बावजूद भी यदि अपराधी बच रहा है तो बिना सरकार की मदद के कोई अपराधी बच नहीं सकता। दूसरी बात रमेश जी, यहां इस समय भर्ती घोटाला चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में युवाओं में आग लगी है, मगर परिवहन निगम के एमडी को देखिए, उसने अभी एक जियो जारी कर दिया कि रुड़की की एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को भर्ती करने का टेंडर दे दिया। अब रोडवेज के कर्मचारी 29 तारीख को धरना दे रहे हैं, रोज विरोध कर रहे हैं कि यह आउटसोर्सिंग एजेंसी भ्रष्ट है, बेईमान है, यहां पैसा चलता है और बाहर के लोग भर्ती होते हैं। और उसके एमडी का देखिए वर्डिंग, उसने कहा ना 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 ना, मेरे पास इससे बढ़िया कोई वो साधन नहीं है, मैं तो यहीं से कराऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी अखबार में देख रहे हैं, एक चिट्ठी क्यों जारी नहीं कर दे रहे भाई कि इसकी एमडी की संपत्ति की जांच करो। जितने भी रोडवेज घाटे में जा रहा है, मगर इनके जीएम, इनके मैनेजर, इनके सुपरवाइजर वॉल्वो कार के मालिक बने हुए हैं। भाई कैसे बन गए अगर रोडवेज घाटे में है? अगर पीआरडी के जवान की ड्रेस बता देती है कि पीआरडी की जवान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मगर रोडवेज घाटे में है और इनके जो अधिकारी हैं पेट इतने बड़े बड़े हैं कि 3-3 नौकर साथ में चलते हैं पेट पकड़ के चलने के लिए। ये हालात रोडवेज के हैं। जब इतना दुस्साहस यहां के काम करने वाले अधिकारियों के हैं, जो मुख्यमंत्री से नहीं डर रहे, जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की आग लगी हुई है, उसके बावजूद रुड़की की दुस्साहस क्यों होता है भट्ट जी? दुस्साहस इसलिए होता है, पैसा दे रहे भाई, ऊपर बैठा व्यक्ति पैसा दे रहे हैं भाई। रमेश जी, मैं आपको यूपी की बताता हूं, मेरे यूपी में कई सारे लोग जानने वाले हैं, पत्रकारिता के दौर पे मैं उनसे बात करता था, उन सबको एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि गलत करेंगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, गलत करेंगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज डाउन द लाइन बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है। ये मैसेज देने की जरूरत होती है साहब। देखिए, मैंने कहा ना, योगी जी का आपने उदाहरण दिया। एक चीज जो मैं उनको नतमस्तक करता हूं इस बात के लिए कि देखिए, उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया कि मैं अगर इस धरती पर आया हूं, अगर मैंने योग को और जोगपन को अगर स्वीकारा है तो मेरे नीचे गलत काम हो नहीं सकता। इसको कहते हैं योगी। और अधिकारियों को हालत खराब हो जाती है अगर वो 5 मिनट लेट हो जाएं। एक्शन ऐसे होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बुलडोजर हर आदमी अपनी डीपी पे योगी की फोटो और बुलडोजर तो लगा रहा है। भाई ये बताइए, मोरी में अभी तक क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्यों नहीं चला? इसका मतलब हम केवल और केवल बेईमान हैं, और हर एजेंसी वाला यदि कोई भर्ती में घोटाला करता है तो फिक्स है, टॉप लेवल से बॉटम तक को पैसा फिक्स है। और ये जो हाकिम का हाकिम कौन है? यदि इसने हाकिम ने 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए लिए हैं तो इसकी इतनी औकात नहीं है 18 लाख रुपए देख ले, ये तो बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। गांव का सीधा आदमी है। इसको यदि पैसा का एक स्रोत बनाया है तो इसमें टॉप लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक सारी जगह पैसा बटा है। रमेश जी, राज्य बनने से पहले देहरादून के अंदर 200 गज का प्लॉट 40,000 45,000 में मिल जाता था, बहुत ज्यादा 60,000।
आज आपको देहरादून में 100 गज का प्लॉट 1 करोड़ में नहीं मिल रहा। मैं पूछना चाहता हूं, जब कर्मचारी की तनख्वाह नहीं है, जब उत्तराखंड के मूल निवासियों की हालत पतली है, तो भाई ये प्लॉटों के 1-1 करोड़ की कीमत कहां से होगी? कौन इसके खरीदार हैं? अगर आप देखेंगे तो वो सचिवालय के माध्यम से बाहर वाले, जिस तरीके रामविलास यादव हैं, ऐसे पता नहीं कितने यादव हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया हुआ है, दलाल उनके पैसों को लगा रहे हैं। तो जब ये काम चलता रहेगा तो फिर उसके बाद यही होगा कि मुख्यमंत्री जी बयान देंगे और उसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मुकेश भट्ट, रचित चौहान, अमृता शर्मा, सचिन नौटियाल, आशीष शाह, मनीता, सुरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आप सबको, एकांत सिंह, मोहन सिंह बिज जी का, आप सबको मैं, सुंदर सिंह चौहान जी, धीरज पाल जी, सबको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं। अरुण चौहान, चंद्र सिंह जी, अरुण चौहान जी, प्रतीक शर्मा, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा विवश कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय जितने विवश, बॉबी भाई मैं टेलीविजन का आदमी रहा हूं, इस समय जितने विवश हमारे साथ बने हुए हैं, इतना अगर आप राष्ट्रीय चैनल के भी प्रोग्राम देखेंगे उतने नहीं होते। ये भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ये भरोसा है कि ये जो बात कह रहे होंगे ये निष्पक्ष होकर कह रहे होंगे। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, आप ये आवाज को दूसरों तक भी पहुंचाइए, आप इस पोस्ट को शेयर भी करिए। मेरा कोई इसमें लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो लोग बात कह रहे हैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि उत्तराखंड में भर्तियों में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है, किन किन लोगों ने इस पैसे से अपनी अकुत संपत्ति इकट्ठी की है। जो भट्ट जी ने कहा बुलडोजर भी चलना चाहिए और इन लोगों की जमानत भी नहीं होनी चाहिए। आज डीजीपी ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि साहब इन पे हम गैंगस्टर भी लगाएंगे। ये बहुत जरूरी हो गया है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती साहब। आप सोचिए, हमारे तो सनातन धर्म में भगवान राम जिनके नीचे सब कुछ आते थे, मतलब जो टॉप में बैठे हैं, समुद्र उनकी सुनने को तैयार नहीं था। कब सुनी समुद्र ने? जब उन्होंने धनुष बाण ताना तभी तो सुनी। साहब हमें भी आज जरूरत है, जो हमारे ऊपर बैठे हुए सत्तासीन हैं, जिनको हमने चुना है, जिनको हमने वोट देके वहां बैठा है, जो हमारी बदौलत वहां बैठे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये परमात्मा ने आपको मौका दिया है सफाई का। इस सफाई अभियान को बिना भाई भतीजावाद के, बिना डर के, बिना फायदे नुकसान के, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो जाए, लेकिन ये उत्तराखंड हमेशा आपका ऋणी रहेगा साहब। कितना भी बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो जाए मैं बताऊं, लेकिन ये उत्तराखंड आपका ऋणी रहेगा। और आपके तो पंत प्रधान ने देश की लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त, वो भी जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, अमृतकाल के दौरान कहा कि मुझे निर्णायक लड़ाई लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ। और इन धांधलियों में, इन भर्ती धांधलियों में बॉबी पवार जी, भाई भतीजावाद भी चला है, भ्रष्टाचार भी चला है, दोनों चला है। तो आपके पास तो ये यूनिक मौका है अपने प्रधानमंत्री के वर्ड्स को जमीन पे उतारने का। बिल्कुल, देखिए हमने तो कह ही दिया कि 15 अगस्त को जिस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जो मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी एक्शन लेना पड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप लीजिए, क्योंकि आप इसमें ये होता है कि ये निर्णायक लड़ाइयाँ होती है, इसमें कई लोगों का बलिदान भी होता है। बलिदान जाते हैं तो जाने दीजिए, कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और डीजीपी साहब ने यदि गैंगस्टर लगाने की बात की है तो उनका हम सराहनीय कदम ये मानेंगे, परंतु इन पर जो ये हमारे माफिया हैं ये इतने शातिर है, ये लोग यदि जमानत पे बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो और एविडेंस है उनको खत्म करने का काम करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है डीजीपी साहब से और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी इन पर रासुका लगाए। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग बाहर नहीं आने चाहिए, जब पूरी जांच हो जाए तो इनके नहीं। मैंने आज मैंने ये भी पूछा है कि साहब आपके लिए चुनौती ये नहीं है कि आपने इनको पकड़ के ले आइए, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि एक से दूसरा कनेक्शन मिल रहा है, दूसरे से तीसरा कनेक्शन मिल रहा है। मेन चीज है आप कोर्ट में कितनी मजबूती के साथ इस केस को लगेंगे, कहीं इसका हश्र भी तो फॉरेस्ट भर्ती घोटाले जैसा नहीं हो जाएगा। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिनको एसआईटी कह रही थी कि साहब इन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस से एग्जाम दिया है, इन्होंने नकल की है,
उसको वो आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए और आज उसको दोबारा नौकरी देने की स्थिति आ गई है। बॉबी भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसी के लिए तो रासुका लगाइए, और रासुका लगने के बाद ये तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। और जो लोग अभी जांच से बाहर है वो हमने जिक्र कर ही दिया, उनको जांच के घेरे में लीजिए और उनकी जांच करिए, तह तक जाइए पूरे मामले के, क्या क्या हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व थे। और कम से कम आप सोचिए ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारे युवाओं में कितना बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है साहब इस प्रदेश के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो खाएंगे क्या, कैसे उनका परिवार चलेगा। पहाड़ों की मुश्किल मैंने देखी अपनी आंखों से, मैं कई बार जा चुका हूं, देखता हूं। अरे साहब उनकी फसलें तक जंगली जानवर खत्म कर दे रहे हैं। ऐसे में सिर्फ आप ये कह दें कि हम उनको सस्ता राशन दे रहे हैं, इससे जीवन नहीं चलता। आपका पर कैपिटा इनकम का डिस्पैरिटी भी दिखाता है कि आपके 3 जिले कहाँ हैं और बाकी पहाड़ के जिले कहाँ हैं। लेकिन आपके पास एक मौका है इसे सुधारने का, और इसकी सफाई अभियान, ये भर्ती घोटाला निर्णायक है। और मैं प्रदेश की जनता से एक और बात कहना चाहता हूँ, जो भी लीडर इस उत्तराखंड में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसका हौसला बढ़ाइए, उसको वेलकम करिए, उसके साथ खड़े हो जाइए। और जो करप्शन या करप्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त है उनके खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने का समय आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ललित चौधरी जी, सुनील भट्ट जी, नरेंद्र राणा जी, सुमित राणा जी, राकेश ममगई जी, अमर रावत जी, आशीष शाह जी, दीपक देवरारी जी, राजू भदौरी जी, कमल भट्ट जी, अमर रावत जी, थैंक यू वेरी मच, प्रदीप सिंह राणा जी, जीवन सिंह भोज जी, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और बॉबी भाई और भट्ट जी की ओर से भी आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतने बड़े पैमाने पे लगातार हमारे साथ बढ़े हुए हैं, ये हौसला, इसीलिए मैंने कहा है स्पीक अप उत्तराखंड, बोलना शुरू करिए। आप जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, हम आपको आज एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर 30 सेकंड की अपनी बाइट भेजिए और उसमें बोलिए आप क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट को अपना संदेश दीजिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन की चलती है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए मैं ये बात उठा रहा हूं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा, मेरे दोस्त लोग भी लिख रहे हैं कि साहब इस मामले की को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। इस मामले को ही नहीं, भर्तियां जो हुई हैं उसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ है उसी तरह का कुछ यहां पर दिख रहा है। भट्ट जी मैं आपसे आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर्स हमारे हैं, उनका कहना, और ऐसा नहीं है सब पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए कोई भावनाओं में आके नहीं कह रहे हैं, देखिए क्योंकि वो जानते हैं कि साहब अगर इस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर पॉलिटिकल मास्टर नहीं चाहेंगे तो वो कंक्लूजन नहीं निकलेगा इसका। रमेश जी बड़ा सही बात है, अगर सीबीआई की जांच होगी, थोड़ा लेट जरूर होगा क्योंकि सीबीआई पूरा देश देखता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, मगर जिस दिन सीबीआई जांच हो गई और जिस दिन इसके सही निर्णय होंगे तो 2000 से लेकर 2022 तक के सारे चोर जनता के बीच में सीबीआई लेके आ जाएगी। कार्रवाई कौन करेगा, क्या करेगा, ये अलग बात है। मगर इस राज्य का एक बात का बड़ा दुर्भाग्य है कि 5 रुपये की रसीद काटो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसके बाद उस नेता को पोषित करने के लिए सरकारी नाले खाले पे आदमी बसाओ, पैसा कमाओ, 50% नेता को दो, 50% में अपने कार्यकर्ताओं को खिलाओ, खुद की जेब भरो। ये जो करप्ट प्रैक्टिस राजनीति में गई है, ये उसी का परिणाम है कि एक नारा बहुत प्यारा है, जय श्री राम, 20 करोड़ का ले लिया काम, अपना बन गया काम। ये जो भाजपा में चल रहा है कि जोर से लगाओ नारा और एक टेंडर हाथ में ले लो, और 10 लाख 15 लाख के ये पार्षदों को मिलते हैं छोटे छोटे काम, उसके बाद उसे पूरे काम को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो, उसके बाद जांच कौन करेगा, बोलेगा कौन, सब इन्हीं के हैं। मेरा यह मानना है कि जिस दिन छोटी इकाई पर भी जांच हो गई, जब 2000 रुपए की रिश्वत पे एक तहसीलदार जेल जा सकता है, तो 2000 के घोटाले में पार्षद क्यों नहीं भाई, इतने घोटाले हो रहे हैं। जिस दिन उत्तराखंड में सरकारें इस ओर चल पड़ेंगी कि आप कार्य कीजिए, इससे इतर अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो आपके लिए जेल की सलाखें तैयार हैं। सख्त संदेश चला जाए कि 9 बजे शासन में बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो चाहे सचिव हो, बैठेगा, रोज के काम की अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सम्मुख रखेगा, और जिस दिन इन तमाम की चीजों की पारदर्शिता हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी भी उत्तराखंड बर्बाद नहीं हुआ है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहां का हर जनमानस जो है ईमानदार है। उसको जिस तरीके से फर्जी बनाया जा रहा है, भ्रष्ट बनाया जा रहा है, यह उसी का परिणाम है कि मोरी गांव का आदमी जिसे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती होगी,
हाकम इतना बड़ा दलाल कैसे बन गया नौकरी का, ये चिंता का विषय है। कैसे उसने रुड़की से बाहर बिजनौर में जो है ऑफिस खोल दिया। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, हम अपने जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में क्यों भेजते हैं? चोरी करने के लिए, नोट कमाने के लिए, बेईमानी कराने के लिए। मुझे एक विधानसभा मुद्दा क्या था बॉबी भाई? इस बार जरूर मैंने देखा कांग्रेस के विधायक ने यह मुद्दा उठाया था, सदन के उपनेता भी है, लेकिन हर बार यह सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना? रमेश जी, इस पर भी मैं आपको बात बता दूं, विधानसभा में क्वेश्चन लगाने का भी नेता लाभ लेता है और उस पर ना बोलने का भी नेता लाभ लेता है। मैं आपके साथ चुनौती में, मैंने 2005-7 में विधानसभा में 11 में आरटीआई लगाई थी विधानसभा में। 15 साल की पूरी प्रोसीडिंग मेरे पास आ गई थी, छोटा हाथी भर के। उस समय कुंजवाल जी थे वहां पर सचिव और सरकार कांग्रेस की थी। और जिस समय मैंने उसमें उसको पढ़ा और रीड करा, निचोड़ में आपको बता दूं कि जब जब जनहित के मुद्दे आए, विधानसभा से बाहरी गमन हुआ, उस मुद्दे पे काम नहीं हुआ। चाहे वो घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, किसी नेता के ऊपर दाग हो, आज तक विधानसभा के अंदर कार्रवाई में किसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सदन से मुझे कोई उसमें नोटिंग नहीं दिखी। यह सच्चाई है। और अगर कांग्रेस के नेता ने वहां पर सवाल उठाया है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर इसका निर्णय विधानसभा में निकल गया तो मैं मानूंगा कि कांग्रेस का नेता जो है प्रतिपक्ष ईमानदार है। अरे साहब, मेरी सेटिंग कर दो, मैंने सवाल उठा दिया, अब नहीं बोलूंगा, सवाल आगे चला जाएगा। उसके बाद जनता को क्या पता? जनता का तो चुनाव के समय पर एक काम दे दिया गया है कि तू कसम खा तू कांग्रेसी, तू कसम खा तू भाजपाई। ना वो अपने परिवार का, ना वो अपने बच्चे का, वो केवल भ्रष्टाचारियों का बन जाता है। और जिस चीज पर वो मस्त है, ये उसी का परिणाम है। एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, मैं बॉबी भाई के पास सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेके मैं आता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड को और उत्तराखंडियों को यह बात तय करनी पड़ेगी कि हम पहले उत्तराखंडी हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं। मेरे पास एक मौका था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता था, अपना फ्यूचर देख सकता था। मैंने सिर्फ उत्तराखंड को इसलिए चुना क्योंकि मेरे समझ में आ गया था इस राज्य को एक इंडिपेंडेंट वॉइस की जरूरत है, जो इंडिपेंडेंट तरीके से बात करे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपने पॉलिटिशियन से भी, अपने दोस्तों से भी, अपने उत्तराखंडियों से भी, सच के साथ खड़े होइए। और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इन बुराइयों के खिलाफ लड़ें। आप देखिए, बॉबी पवार ने आवाज उठाई, उसको जेल भेज दिया साहब। बॉबी पवार को जेल क्यों भेजा? कि सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति कह रहा था यहां घपला हुआ है। संविधान का आर्टिकल कहता है कि बॉबी पवार के पास अपनी बात रखने का पूरा हक है, उसे संविधान ने यह अधिकार दिया है। उसे क्यों जेल भेजा? बाहर वालों को आप गले लगाओ और हमारे उत्तराखंडियों को आप जेल भेजो, क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि साहब, पुलिसिंग जो है हाईली पॉलिटिसाइज है पूरे देश में। मैं केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क डिसीजन में कहा है। इंदिरा गांधी के समय में नेशनल पुलिस कमीशन बना था भट्ट जी, इंदिरा गांधी के समय में उसने जो सिफारिशें दी वो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंप्लीमेंट करो। तब सोली सोराब जी कमेटी बनी, मॉडल पुलिस का ड्राफ्ट बना, राज्यों को ड्राफ्ट भेजा गया। मुझे खुशी है उत्तराखंड उन चंद राज्यों में था जिसने सबसे पहले मॉडल पुलिस एक्ट लागू किया, बशर्त है कि दूसरा। बॉबी भाई, मैंने आज डीजीपी साहब से यह भी पूछा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी रोल तो नहीं है इसमें? कहीं हमारी बेटियों को इन्वॉल्व तो नहीं किया इन लोगों ने अपने फायदे के लिए? बिल्कुल है इसमें। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस। और देख लेना, आज नहीं तो कल ये लिंक भी निकल कर आएगा सर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस हिसाब से जो परीक्षा से लेकर और गिरफ्तारी तक के 5 बार के थाईलैंड के जो दौरे हैं, उससे हम लगा सकते हैं अंदाजा कि अगर इस पे पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच हो गई तो ये चीजें भी निकल कर आएंगी। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे एक लेटर रिसीव हुआ है और वो किसी ने लिखा, उसमें बोला कि उत्तराखंड के ज्यादातर युवा आपसे चाहते हैं मुख्यमंत्री धामी जी कि सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करे। लेट सीबीआई इन्वेस्टिगेट दिस इशू। और केवल वो यहीं तक सीमित ना रहे, जो भी गलत लोग आए हैं, देखिए मैं मानता हूं कि ये किसी भी हुक्मरान के लिए जो सरकार चलाता है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। हम कह देते हैं
बट उनको सब चीज़ें देखनी होती है, हर पक्ष को देखना होता है। बट अगर सफाई अभियान चलाना है तो बड़े फैसले तो लेने होंगे, इस बड़े फैसले से कुछ नुकसान भी होंगे, बट अल्टीमेटली आपके पास एक, मैं कहूंगा, हिस्टोरिकल मोमेंट है अपने आप को साबित करने का कि आप यूथ के साथ हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट, और ऐसा मोमेंट बार बार नहीं मिलता। ये ऐतिहासिक पल है आपके पास अपने युवाओं के साथ खड़े होने का, उनको ये भरोसा दिलाने का कि जब तक मैं हूं आपके भविष्य के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। हिस्ट्री आपको हमेशा अपनी आंखों पे बिठा के रखेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही फेट होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। मैं उन पॉलिटिशियन से कहना चाहूंगा, आप सबको ये मालूम था ना कि भर्तियों में धांधली चल रही थी, आप लोगों को मालूम था ये, आप लोगों ने अपने लोगों को भी अंदर करवाया, क्या मिला आपको? लेकिन आपने उन काबिल लोगों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया। जहां जाते हैं वहां हमारे लोग होटलों में काम कर रहे होते हैं, बर्तन मांज रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनती लोग हैं, मेहनत करके अपना घर चलाना चाहते हैं, और यहां चंद बेईमान बाहर से आकर अपनी बेईमानी करते हैं और यहां लाखों करोड़ों पे बना लेते हैं, और हम सब चुपचाप रहते हैं। उत्तराखंड आज इसलिए पिछड़ रहा है व्यूअर्स, क्योंकि हम चुपचाप रहते हैं। मत भूलना कि हम वो उत्तराखंडी हैं जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन जब आज हमारी आन बान शान पे बनाई है, युवाओं के भविष्य पे बनाई है, हमारे युवाओं की काबिलियत को सवालों के घरे पे खड़ा कर दिया गया है, तो हमें बोलना होगा। बॉबी पवार सीबीआई जांच पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अब हम इस प्रोग्राम को रैप अप भी करेंगे, और मैं स्पीक अप उत्तराखंड के लिए जो चाहता हूं, मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप लोग भी कहिए सबसे कि साहब स्पीक अप उत्तराखंड, बोलिए जहां है। अगर कोई चमोली की महिला शक्ति है वो भी बोले, अगर कोई युवा बागेश्वर से भी है वो भी बोले, कोई हरिद्वार से भी है वो भी बोले, हर कोई बोले। देवभूमि डायलॉग के मंच पे आपका अभिनंदन है। मैं आपके वीडियोस को, आप 10-10 सेकंड 50-50 सेकंड के वीडियो भेजिए, मैं यहां पर चलाऊंगा, दिन भर चलाऊंगा, ताकि हुक्मरानों तक आपका मैसेज बिल्कुल स्पष्ट जाए कि जनता सब कुछ देख रही है। बॉबी भाई देखिए सर, बिल्कुल ये जो उत्तराखंड को बचाने के लिए जो ये मुखर होना है, ये हर युवा, हर अभिभावक को, उत्तराखंड के हर प्रदेशवासी जितने भी हैं सबको मुखर होना पड़ेगा कि उत्तराखंड को बचाना है। पहले उत्तराखंड को बनाने के लिए जो हमारे आंदोलनकारी लड़े थे, शहादतें हुई है, आज ये उत्तराखंड उसी जगह पर आके खड़ा हो गया है कि इसे कैसा बचाया जाए, और इसे बचाने के लिए यहाँ के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक अभी देखिए जो ये मामले चल रहे हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए भी होना ज़रूरी है कि अब बड़े बड़े नेताओं के जहाँ पर संदिग्ध मतलब संलिप्तता पाई जा रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं एसटीएफ के दायरे से बाहर की जांच ना हो जाए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तो कह रहे हैं कि हम किसी भी जांच करवाने के लिए तैयार हैं। यदि किसी भी जांच करवाने के लिए तैयार है तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आप करवाइए। ये हर एक युवा कह रहा है कि आप करवाइए। अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई भी जांच हो सकती है तो आप करवाइए ये सीबीआई जांच, और इसमें दोनों आयोगों को घेरे में लेना चाहिए, लोक सेवा आयोग या हमारा यूकेएसएस। और लोक सेवा आयोग में भी बहुत गड़बड़ियां हुई बिल्कुल है। मैं आने वाले दिनों में उस मुद्दे पे भी बात करने वाला हूं। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरे पास मेरे व्यूवर्स ने चीफ मिनिस्टर का फोटो जो हमने लगाया था वो भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम कमिटेड टू मेक उत्तराखंड करप्शन फ्री 2025। मैं कहता हूं 2025 क्यों? ये काम आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में पल्ले होगी बहुरी करोगे कब। दुनिया की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, उस किताब में जो सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट बताया गया है, और वो हर जगह लागू होता है, वो बताया गया आप कल के बारे में बात मत करिए, आप आज से शुरू हो जाइए, अभी से शुरू हो जाइए। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपके पास उत्तराखंड को करप्शन फ्री करने की, लेकिन उसको आपको पॉलिटिकल सिस्टम से उसका सफाई अभियान चलाना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं व्यूअर्स, आपने जो भरोसा हम पे जताया है, आप जिस मुस्तैदी के साथ हमारे साथ खड़े हैं, मैं आपसे सिर्फ एक मदद चाहता हूं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें फॉलो करें, आप हमें बताएं हम किन मुद्दों पे बात करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। ये देवभूमि डायलॉग उत्तराखंड का स्टार्टअप है। ये उत्तराखंड की बात करेगा, उत्तराखंड के लिए सोचेगा, उत्तराखंड की जनता की आवाज उठाएगा, पूरी निडरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बशर्ते अगर आप हमारे साथ दिन रात खड़े रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी पवार, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, सिर्फ इस उम्मीद के साथ आप देवभूमि डायलॉग के साथ हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।